एक महिला अपने शौहर को फोन मिलाती है और फोन मिलाने के साथ ही उसने एक डिमांड की और जब डिमांड सुनता है पति तो वह मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहा था जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे, उसके बाद फिर वह अपने सामान की डिमांड करेगा। दरअसल जब उसके पास या कि मेडिकल स्टोर पर कोई बचता नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब आपको चाहिए क्या। वह थोड़ा शर्माता है, शर्माते हुए बस बात कहने की कोशिश ही कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप यहाँ काफी देर से खड़े हुए हैं। उसने कहा कि भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर लाकर उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही गोलियों का रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा भाई साहब ये कम रह जाती है और वैसे भी यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगता है। बार बार जब लोग यहाँ पे होते हैं उन सब के सामने ये चीजें मांगना अच्छा नहीं लगता है। आप एक काम करो, थोड़ी सी तादाद बढ़ा दो, ज्यादा गोलियां दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने यह बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कुछ ज्यादा तादाद में गोलियां दे देता है। अब इन गोलियों को लेकर वो व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है, पत्नी के साथ सोता है। उन गोलियों को खाने के बाद जब अगला दिन निकलता है तो पत्नी की तो आंख खुल जाती है, लेकिन पति सोया हुआ ही रह जाता है। और यहीं से उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैलती है, उसके बाद उस व्यक्ति का कफन दफन होता है। दफन होने के लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, तब यह पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की मौत साधारण नहीं थी, बल्कि इसका तो कत्ल हुआ था। कत्ल के पीछे की वजह आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुवनगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर में बहुत जोर से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। जैसे कि वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसका नाम सबाना होता है। अक्सर इस घर से इस तरह की आवाजें कभी नहीं आई। आसपास के जो लोग थे वे जाग जाते हैं। जागने के बाद मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं और जब उससे दरवाजा खुलवाया जाता है, दरवाजा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम उसका आदिब अली होता है। उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास होती है। इस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वह अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फोन करती है। सलीम को फोन करते ही कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए हैं। जैसे ही उसने अपने सगे भाई को अपने पति के यानी अपने शौहर के मरने के बारे में सूचना दी तो जो उसका साला होता है सलीम आबिद, वह तुरंत मौके पर आता है और यहाँ पर आकर देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश खाट पर पड़ी हुई है, चारपाई पर पड़ी हुई है। इसी बीच में वो सबको देखते हुए पुलिस को फोन करता है। ये बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले जो पंचनामा की एक कार्रवाई होती है वो कर रही थी। उस व्यक्ति के जो शरीर था, उसके जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों को जब देखा जाता है, तलाश किया जाता है तो उसके कपड़ों के अंदर 8 रैपर निकलते थे और 8 के 8 रैपर खाली थे और वो 8 के 8 जो रैपर होते हैं वो शक्तिवर्धक गोलियों के होते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी सबाना से कहा जाता है कि ये 8 रैपर खाली हैं, इसकी जेब में ये कैसे थे, क्या बात है, क्या वह रात को इनको जेब में रखकर सोया था। जब इस तरह की बात की जाती है तब वह कहती है कि मैंने अपने पति को फोन किया था कि रात कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना, क्योंकि जब वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ संबंध बनाते हैं तो उनको अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी ऐतराज नहीं किया और अपने पति की खुशी के लिए उसने जब कोई ऐतराज नहीं किया, जैसे जैसे उसको अच्छा लगता था वो वैसे वैसे उसके साथ खुश रहती थी। जैसे ही यह बात सुनी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ये लाश वापस आ जाती है और वापस आने के बाद बिल्कुल एक रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है। लेकिन यह बात आग की तरह फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और उन शक्तिवर्धक गोलियों के खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे का समय बीता था। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि इसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। गला दबाने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस खुद सोचने पर मजबूर थी। तभी सलीम को फोन किया जाता है जो आबिद का साला होता है।
उससे पूछा जाता है कि यह क्या मामला है। इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर गला दबाने की पुष्टि हो रही। आखिरकार इनका कौन गला दबा सकता है? गला दबाने के बारे में जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक इलाका औरैया का जिला लगता है दिव्यापुर या दिव्यापुर के रहने वाले होते हैं। अब से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने इस इलाके को दिव्यापुर को छोड़ने के बाद यह सीधा कानपुर आ जाते हैं। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना एक मकान बनाते हैं और यहीं रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इनकी बहन से होती है, उसका नाम सबाना होता है और यहाँ आने के लगभग 3 साल के बाद उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उस बेटे की उम्र 16 या 17 वर्ष के आसपास रही होगी। जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है तो महिला कुछ सही बातें नहीं बताती है। तभी पुलिस उसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है। साथ ही जो आदिब अली जो मर चुका है उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उसका भी मोबाइल कब्जे में लिया जाता है। अब दोनों मोबाइलों को CDR निकलवाई जाती है। तो यह जो आदिब अली होता है उसके मोबाइल की तो कॉल डिटेल में कोई ऐसी खास सस्पेक्ट वाली बात नहीं पाई जाती, लेकिन सबाना का जो मोबाइल था उसमें वह एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी और उस लड़के की उम्र उस महिला से लगभग 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब सलीम से यानी कि उसके साले साहब से अब पूछा जाता है कि रेहान उर्फ तालिब, जो कि उन्नाव के बांगर मऊ जो भगवंतपुर गोटे पाली का रहने वाला लड़का होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है, उसकी उम्र लगभग 20 या 22 साल के आसपास होती है। इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? क्या यह आदिब का रिश्तेदार है या फिर सबाना के रिश्तेदार हैं? पता चलता है ना ही वो आदिब का रिश्तेदार होता है और ना ही सबाना का रिश्तेदार होता है, लेकिन सबाना और रेहान की बहुत ज्यादा बातें होती थी अपने से लगभग 20 साल छोटे लड़के से। अब पुलिस ने जब इस बारे में पूछना शुरू किया, पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे भी पूछताछ करना शुरू करते हैं और सबाना से भी पूछताछ करना शुरू करते हैं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल साल 2024 की शुरुआत की यह बात होती है। इस सबाना के यानी जो सबाना नाम की महिला है जिसकी उम्र लगभग 42 या 43 वर्ष के आसपास रही होगी, उसने अपना एक इंस्टाग्राम ID बनाई थी। तालिब जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास की रही होगी, उस वक्त के उसके जितने भी फोटोग्राफ थे वो बारी बारी से उसे लाइक करता चला जाता था। तालिब जो कि दिल्ली में ऑटो चलाता था, धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर फोटो लाइक का यह जो सिलसिला होता है वह दोनों धीरे धीरे बातें करने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब सबाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा कि आप मिलने आ सकते हैं, तो मैं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रहती हूँ। जैसे ही ये बातें उसने सुनी, उसने कहा तुम्हारा पति? तो उसने कहा मेरा पति मेलों में जाकर झूले लगाता है, वो कई कई दिन के लिए घर से बाहर भी रहता है। उसका जो बेटा है वह पति के साथ रहता है और वैसे भी वह अक्सर पति के साथ नहीं मामा के साथ रहता है, मामा यानी कि सलीम के साथ रहता है। पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने से कोई एतराज नहीं है, यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन मौका था। लेकिन रेहान ने जब सबाना की फोटो देखी तो वह फोटो में लगभग 20 साल बड़ी दिखाई दे रही थी। सबाना उम्र में बड़ी थी लेकिन उन दोनों में एक दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है और इसके बीच से जो उम्र की दीवार थी वो छोटी पड़ जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर अब इनकी जो दोस्ती होती है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यानी कि बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 बार इस तरह से मिलने का मौका जुटाया। तभी सबाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वह मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता है, पीटता है और मैं उनसे अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और मेरा बेटा इसलिए अपने मामा के साथ रहा करता है। मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। जब यह बात छुटकारा पाने की आती है तो उसने रेहान से कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो रेहान कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बधाइयों के ककराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ले का रहने वाला होता है। साल 2019 और 20 में दिल्ली में रहकर विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया था जो कि पंजाब के लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाया करता था। इस वक्त यानी कि विकास जो लड़का है, दोनों की उम्र लगभग सेम है, 20-22 वर्ष के आसपास ही रहती है। तो जब रेहान ने विकास से यह बात कही तो विकास को कुछ पैसों की जरूरत होती है। वह कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वो पूरा हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने के हिसाब से एक काम करना पड़ेगा। यानी कि उसे एक महिला से प्यार है और उसका जो पति है, हम दोनों के प्यार के बीच में रोड़ा बना हुआ है, क्यों ना हम उसे रास्ते से हटा दें। अब यहाँ रेहान ने विकास से ये बात की और विकास से बातचीत होने के बाद फिर सबाना को बताई।
शबाना ने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो उसे लेकर यहाँ पर आओ। 17 जनवरी 2025 को यह कानपुर पहुंच जाते हैं और घंटा घर के आसपास एक होटल में रुकते हैं। 18 जनवरी की सुबह की बात है। शबाना होटल में पहुंचती है और वह अपने साथ कुछ पैसे लेकर आई। पैसे देखने के बाद विकास को लगता है कि हाँ, यहाँ से मेरे ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी और इसके लिए यह बताया जाता है कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। जैसे जैसे रास्ता बताया था वैसे वैसे वो मान जाता है। दोनों लोग रात के वक्त यानी 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। यहाँ रेहान अपने दोस्त विकास के साथ पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुला हुआ था, यानी उन्हें कोई मशक्कत या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहां जाकर देखते हैं इसने अपने पति को पहले तो खूब सारी शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसे गोलियां भी दी थी, जिससे कहा कि ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी कि संबंध बनाएंगे। लेकिन शायद उसको वह मौका नहीं मिल पाया और शराब पीने के बाद वह बेहोश हो जाता है। रात के 1 बजे के आसपास जब रेहान और विकास आते हैं तो यह जो शबाना होती है उसके अंदर अचानक से कहां से पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। वह अपने ही पति के सीने पर बैठ जाती है। विकास गला दबाता है और यह दोनों मिलकर उसके हाथ और पैर दबा लेते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट के जद्दोजहद के साथ ही उसकी जान चली जाती है, यानी कि आदिब अली का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आराम से इत्मीनान से इन्हें मौका मिल जाता है और रेहान और विकास यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद जब दिन निकलता है तो शबाना ने नाटक करना शुरू कर दिया। नाटक वो इस तरीके से कर रही थी जैसे उसे अपने पति के मरने का बेहद अफसोस था। रोते रोते जब उसने अपने सगे भाई सलीम को फोन किया, सलीम जब अपने भांजे यानी कि सलमान को लेकर मौके पर पहुंचा तो अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी, आखिरकार उसकी बहन इतना अच्छा, मतलब ऐसा अपने पति के मरने का इतना अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है और तभी वो पुलिस को फोन करता है, यानी कि सलीम फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाता है। उसको पहले ही दिन से यानी पहले ही वक्त से लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी बहन का कुछ न कुछ झोल है। सलीम की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस इन तीनों को यानी कि शबाना, रेहान और विकास को, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार होने के बाद जेल भेज देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को ये सारी बातें बताती है, मीडिया के सामने जाकर जब पूरी कहानी आती है तो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात सामने आई थी। बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला के पति की हत्या कर दी थी। फिलहाल यह जेल में है और आगे कब तक जेल में रहेंगे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एक नहीं 3 जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और एक बेटा है। हालांकि बेटा जो पहले ही मामा के साथ रहता था, लेकिन वाकई उस व्यक्ति सलीम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भिजवाने में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस महिला को अगर अपने ही पति से अलग होना था तो अलग होने के बहुत सारे रास्ते थे। इस तरह से जो उसने कदम उठाया था वो वाकई ही बहुत भयानक था। शायद आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और जब सलाखों के पीछे अंधेरी काल कोठरी में रहेगी तो शायद उसे जाकर एहसास होगा कि उसने यह जो अपराध किया था वह बहुत ही गलत किया था। दोस्तों, ऐसे ही न्यू हिंदी क्राइम स्टोरीज की सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी ऐसे रोचक कहानियां सुन सकें। तब तक के लिए सब लोग आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।